स्वागत है आपका वापस बून ऑफ डीबीएमएस के एपिसोड 3 में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं फंक्शनल डिपेंडेंसीज के बारे में। हम ये भी जानने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और उसकी फॉर्म्स को भी समझेंगे, ऑपरेशंस को भी समझेंगे। तो बिना किसी टाइम को खराब करे हम शुरू करते हैं द बून ऑफ डीबीएमएस। तो अब मैं आ चुका हूँ मेरी स्क्रीन के ऊपर और आपको दिख रहा होगा प्यारा सा लिखा हुआ फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्चुअली में कुछ नहीं है। सबसे पहले ये एक रिलेशन है जो कि दो एट्रीब्यूट्स के बीच में होता है, ठीक है। तो टिपिकली इट एग्जिस्ट बिटवीन अ प्राइमरी की एंड अ नॉन की एट्रीब्यूट विद इन अ टेबल। यानी अगर मैं इसका प्रॉपर तरीके से आपको बताऊं तो ये दो एट्रीब्यूट्स के बीच का रिलेशन है। सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो दो एट्रीब्यूट्स है उसके बीच का जो रिलेशन है वो क्या है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी। ये किसके बीच में होता है? टिपिकली इट एग्जिस्ट बिटवीन द प्राइमरी की एंड अ नॉन की एट्रीब्यूट विद इन अ टेबल। उसी टेबल के अंदर प्राइमरी की का जो एट्रीब्यूट होता है और एक नॉन की एट्रीब्यूट है उसके बीच में ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एक प्राइमरी की होना चाहिए और एक नॉन की एट्रीब्यूट होना चाहिए उस टेबल में, और उसके बीच का रिलेशन को अपन फंक्शनल डिपेंडेंसी बोलते हैं। अब अगर मैं और तरीके से इसमें बात करूं तो सपोज आपके पास एक एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल है जिसमें कुछ एट्रीब्यूट्स है जैसे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय एड्रेस। तो एम्प्लॉय आईडी एक्चुअली में प्राइमरी की तरह एक्ट कर रहा है बिकॉज वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसको, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय टेबल को। तो यहाँ पर एम्प्लॉय नेम जो होगा वो फंक्शनली डिपेंडेंट होगा किस पे, एम्प्लॉय आईडी पे, ठीक है। तो अब एम्प्लॉय नेम क्या है? एम्प्लॉय नेम एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, वेयर एज एम्प्लॉय आईडी क्या है, वो एक प्राइम एट्रीब्यूट है, वो एक प्राइमरी की है, वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है उस पूरी रो को। तो इसीलिए अपन ये बोल सकते हैं कि एम्प्लॉय आईडी के ऊपर एम्प्लॉय नेम डिपेंडेंट है। समझ में आ गई बात? तो डिपेंडेंट कौन है? एम्प्लॉय नेम डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो एम्प्लॉय आईडी पे। तो जो जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट होता है उसको अपन बोलते हैं डिटर्मिनेंट, और जो डिपेंडेंट होता है उसको डिपेंडेंट ही बोलते हैं अपन। समझ में आ गई मेरी बात? प्रॉपर तरीके से फंक्शनल डिपेंडेंसी दो एट्रीब्यूट का जो रिलेशन है, जिसमें नॉर्मली रिलेशन होता है किसके बीच में, प्राइमरी की के बीच में और एक नॉन की एट्रीब्यूट उसी टेबल के अंदर, ठीक है। जैसे अगर एक एम्प्लॉय टेबल की बात की जाए तो उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स है वो क्या है, वो एम्प्लॉय आईडी हो गया, एम्प्लॉय नेम हो गया, एम्प्लॉय एड्रेस हो गया। एम्प्लॉय आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई करता है उस पूरी रो को, उस पूरी टेबल में हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम किसका है, एम्प्लॉय आईडी का। तो एम्प्लॉय आईडी एक प्राइम एट्रीब्यूट है और एम्प्लॉय नेम जो एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। समझ में आ गया? तो अपन किस तरीके से बोलते हैं कि जो एम्प्लॉय नेम है, जो आपका एम्प्लॉय एड्रेस है, वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं? ये दोनों किस पे डिपेंडेंट है? एम्प्लॉय आईडी पे। तो अपन इसको रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से करते हैं। इसको अपन बोलते हैं डिपेंडेंट और इसको अपन बोलते हैं डिटरमिनेंट। अब अगर मैं आगे बात करूँ तो बात करते हैं अपन ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी की। तो ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी मतलब क्या होता है? यानी अगर मैं ये चीज़ बोलूँ कि बी ए पे डिपेंडेंट है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि बी ए पे डिपेंडेंट है, इट हैज़ अ ट्राइवल डिपेंडेंसी इफ बी इज सबसेट ऑफ पे, ठीक है। सबसे पहले बी ए पे डिपेंडेंट है और सेकंड कंडीशन यहाँ पर क्या है कि भाई बी भी क्या है, सबसेट है ए का, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमने बताया है कि कंसीडर टेबल ऑफ 2 कॉलम, 2 कॉलम की एक टेबल ले लेते हैं जिसमें एक तरफ अपन ने एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ मैं लिख देता हूँ EMP ID, एक तरफ अपन ने एम्प्लॉय आईडी ले ली और एक तरफ अपन ने यहाँ पर क्या ले लिया, एम्प्लॉय का नेम ले लिया, EMP नेम ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम में, ठीक है, हम क्या बोलेंगे, एम्प्लॉय आईडी इज ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंट। क्यों? बिकॉज एम्प्लॉय आईडी एक क्या है, सबसेट है किसका, इस पूरी चीज़ का, इस पूरे सेट का एम्प्लॉय आईडी क्या हो गया, एक सबसेट हो चुका है, ठीक है। तो अब अपन इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? अपन लिख सकते हैं, और इसको कैसे लिखने का तरीका है भाई, अपन इसको कैसे लिखते हैं भाई? अगर मैं बात करता हूँ ऊपर वाले फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात करूँ तो एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय आईडी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा कि एम्प्लॉय आईडी ऐसे एम्प्लॉय नेम, तो ऐसे मैं लिख दूंगा। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भाई मेरा जो एम्प्लॉय नेम है वो किस पे डिपेंडेंट है, एम्प्लॉय आईडी पे डिपेंडेंट है। अब एम्प्लॉय आईडी को अपन क्या बोलेंगे, ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंट कब बोलेंगे, जब एम्प्लॉय आईडी इसका सबसेट होगा, जो कि है। तो क्या हो गया, एम्प्लॉय आईडी एक ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंट हो गया। बस आपको ध्यान ये चीज़ रखनी है कि ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी में 100 बात की एक बात ये ध्यान रखनी है कि सबसे पहली बात ये है कि अगर अपन इसको ऐसे लिखते हैं, अगर ऐसे लिखते हैं कि भाई बी इज डिपेंडेंट ऑन ए, अगर बी ए पे डिपेंडेंट है तो जो बी है वो ए का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना है। समझ में आ गया? आई थिंक आपको ये चीज़ अब क्लियर हो चुकी होगी। एम्प्लॉय आईडी ये भी क्या है, ट्राइवल डिपेंडेंट है, बिकॉज एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम दोनों ही सबसेट है किसके, इस पर्टिकुलर सेट के। तो इसीलिए ये ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी में आ जाते हैं। यानी ए
आप अगर ऐसे लिखते हो, अगर इसको अपन कैसे रीड आउट करते हैं, बी इज डिपेंडेंट ऑन ए, और सेकंड कंडीशन बी शुड बी द सबसेट ऑफ ए, बस इतना ध्यान रखना है। आगे मूव ऑन करते बनाते हैं नॉन ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी के ऊपर। नॉन ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी कब होगी, जब बी ए का सबसेट ना हो। सिंपल, अपन ने ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी में बोला कि भाई वो होना चाहिए सबसेट, पर अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक नॉन ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी हो जाएगी। अगर बी ए का सबसेट नहीं होगा तो वो नॉन ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी में हो जाएगा। कंप्लीट नॉन ट्राइवल मतलब क्या होता है, व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इज नल, यानी अगर ए का बी के साथ इंटरसेक्शन किया जाए और वो मेरे को नल दे दे, तो उसमें अपन इस पर्टिकुलर जो डिपेंडेंसी है अपनी फंक्शनल डिपेंडेंसी, इस पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी को अपन क्या बोल देंगे, कंप्लीट नॉन ट्राइवल, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन नल आ जाता है तो। समझ में आ गई मेरी बात। और नॉन ट्राइवल मतलब क्या होता है, अगर बी ए का सबसेट नहीं हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम दिया हुआ नॉन ट्राइवल का प्रॉपर तरीके से, ठीक है, तो ये टेबल वाइज आप एग्जाम्पल देना, ये मैंने जो ऊपर टेबल्स कंसीडर करी है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये दिया हुआ है। तो ट्राइवल वो जिसमें बी सबसेट हो ए का, नॉन ट्राइवल जिसमें नहीं हो, और कंप्लीट वो जिसमें ए इंटरसेक्शन बी आपका नल हो, तो कंप्लीट नॉन ट्राइवल हो ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इन्फ्रेंस रूल। तो इन्फ्रेंस रूल क्या काम आता है, सबसे पहले इट इज़ यूज टू कंक्लूड फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑन अ रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस के अंदर फंक्शनल डिपेंडेंसीज को जो कंक्लूड करने का काम है वो काम है इन्फ्रेंस रूल्स का। हम इन्फ्रेंस रूल्स को यूज़ करके क्या करते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसीज को कंक्लूड करते हैं किसी भी रिलेशनल डेटाबेस के अंदर। ठीक है, ये एक टाइप ऑफ असर्शन है, इट इज़ अ टाइप ऑफ असर्शन, इट इज ऑल्सो अप्लाइड टू द सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज टू डेराइव अदर। और अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा फंक्शनल डिपेंडेंसीज है तो उसके ऊपर भी आप इन्फ्रेंस रूल लगा सकते हो, जिससे आपको नई फंक्शनल डिपेंडेंसी निकल के आ जाए। और इन्फ्रेंस रूल को यूज़ करके ही आप इनिशियल सेट में से भी नई फंक्शनल डिपेंडेंसीज निकाल सकते हो। तो इन्फ्रेंस रूल का काम क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज को कंक्लूड करना किसी भी रिलेशनल डेटाबेस के अंदर। ये एक एसर्शन है और ये नॉर्मली सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज के ऊपर लगता है। और क्यों लगता है, दूसरी फंक्शनल डिपेंडेंसीज को डिराइव करने के लिए। समझ आ गया। और इन्फ्रेंस रूल के अंदर क्या करते हैं, वी डिराइव एडिशनल फंक्शनल डिपेंडेंसी फ्रॉम इनिशियल सेट। अगर आपके पास भाई लोग इनिशियल सेट दिया हुआ है ना, तो उसको यूज़ करके अगर आपको एडिशनल फंक्शनल डिपेंडेंसी निकालनी है तो आप इन्फ्रेंस रूल का यूज़ कर सकते हो। समझ में आ गई मेरी बात। तो इन्फ्रेंस रूल और कुछ भी नहीं है, फंक्शनल डिपेंडेंसी को कंक्लूड करता है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये अलग अलग फंक्शनल डिपेंडेंसीज में लग सकता है नई फंक्शनल डिपेंडेंसीज को डिराइव करने के लिए। और तो और इनिशियल सेट ऑफ डेटा में से भी एडिशनल फंक्शनल डिपेंडेंसीज को डिराइव कर देता है। अब इसके रूल्स क्या है वो अपन देखते हैं। पहला रूल्स, रिफ्लेक्सिव रूल। रिफ्लेक्सिव रूल कुछ नहीं कहता, रिफ्लेक्सिव रूल सिर्फ ये चीज़ बोलता है कि अगर तुम्हारा y सबसेट है किसका, x का, अगर y सबसेट है x का तो x इक्वल टू y, x बेसिकली y डिपेंड्स ऑन x। देन समझ में आ गई मेरी बात। ठीक है, तो अगर आपका y x का सबसेट है तो आपका x जो होगा वो डिटरमाइन करेगा किसको, y को। समझ में आ गया मेरी बात, क्लियर हो गई। पहला क्या हमने बोला कि भाई हमारा क्या है, सबसे पहली कंडीशन रिफ्लेक्सिव रूल के अंदर क्या आती है कि भाई हमारा y क्या होना चाहिए, x का सबसेट होना चाहिए। और अगर y x का सबसेट है तो x डिटरमाइंस y। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x डिटरमाइंस y। और ये कब होगा, जब आपका y क्या हो, सबसेट हो किसका, x का। समझ में आ गई, ये पहला रूल हो चुका है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल के अंदर जो कि आपका है ऑगमेंटेशन रूल। ठीक है, अगर ऑगमेंटेशन रूल के बारे में बात की जाए तो ये क्या कहता है, ये कहता है ये बेसिकली किस पे लगता है, पार्शियल डिपेंडेंसी की वजह लगता है। अब यहाँ पर क्या है, अगर आपका x डिटरमाइन करता है y को, ये ऑगमेंटेशन रूल है, अगर x डिटरमाइन करता है y को, ठीक है, तो x z जो होगा वो भी डिटरमाइन करेगा किसको, y z को। समझ में आ गया। अगर आपका x y को डिटरमाइन करता है तो x z भी डिटरमाइन करेगा x z भी डिटरमाइन करेगा y z को। और z यहाँ पर क्या है, z यहाँ पर कोई भी दूसरा आप समझ सकते हो एट्रीब्यूट है, जो भी है उसको भी ये डिटरमाइन करेगा। अगर दोनों तरफ सेम z से वो किया हुआ है तो यहाँ पर ये डिटरमाइन करेगा। तो इसका मतलब क्या समझ सकते हो, ऑगमेंटेशन रूल में पहला रूल तो आपको ये बोलता था कि भाई अगर आपका y सबसेट है x का तो आप x डिटरमाइन y कर सकते हो। और अगर x डिटरमाइन आप y कर सकते हो तो x z भी डिटरमाइन करेगा y z को फॉर वैल्यू ऑफ z। समझ में आ गया, ये आपका ऑगमेंटेशन रूल बोलता है। समझ में आई ये चीज़। अब नेक्स्ट रूल की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट रूल जो अपना है वो है ट्रांजिटिव रूल। ट्रांजिटिव रूल क्या बोलता है, बहुत सिंपल, अगर x डिटरमाइन करता है y को और y डिटरमाइन करता है z को तो आपका x भी डिटरमाइन करेगा z को। बस इतना ही आपका ट्रांजिटिव रूल भी बोलता है। यूनियन रूल क्या बोलता है, यूनियन रूल ये बोलता है कि अगर आपका x डिटरमाइन करता है y को और x डिटरमाइन करता है z को
तो आपका जो x है वो y और z दोनों को डिटरमाइन करेगा। अब इसका प्रूफ क्या है, बहुत सिंपल है, ये दो चीज़ें अपन को दी हुई थी कि भाई x डिटरमाइन करता है y को और x डिटरमाइन करता है z को। तो हमने क्या बोला भाई, हमने इस रूल का यूज़ किया, ऑगमेंटेशन रूल का यूज़ करके हमने क्या बोला कि भाई तो फिर x जो है वो xy को भी डिटरमाइन करेगा, ठीक है। तो xy जो है वो yz को डिटरमाइन करता है, तो ऐसे ही x जो है वो yz को भी डिटरमाइन करने लग जाएगा, सिंपल सा। तो हमने IR2 और IR3 को यूज़ करके ये डिराइव किया। तो यूनियन रूल और कुछ भी नहीं कहता, अगर x डिटरमाइन करता है y को और x डिटरमाइन करता है z को, तो x डिटरमाइन करेगा yz दोनों को। समझ में आ गया? इतना ही याद रखो, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर प्रूफ देखना है तो यहाँ मैंने प्रॉपर वो भी लिखे हुए रूल्स क्या क्या यूज़ करके ये चीज़ मैंने डिराइव करी है। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है गाइस, इसलिए मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा, बिकॉज आप क्लियर कर लोगे यार, सब आयरन मैन ही है यहाँ पर। वैसे भी आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है डीकम्पोजिशन रूल। डीकम्पोजिशन रूल क्या चीज़ है? डीकम्पोजिशन रूल एक ऐसी फिल्म है, ये समझ सकते हो, इसको आप प्रोजेक्ट रूल भी बोलते हो। ये क्या बोलता है? ये कहता है कि अगर आपका x डिटरमाइन करता है y z को, ठीक है, और x डिटरमाइन करता है y को, तो x जो होगा वो z को भी डिटरमाइन करेगा। समझ में आ गई मेरी बात? ये आपका डीकम्पोजिशन रूल बोलता है, ये यूनियन रूल का जस्ट उल्टा है, ठीक है। यानी ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि अगर आपका जो ये x है ना, अगर आपका जो x है वो y और z दोनों को डिटरमाइन करता है, तो इसका मतलब क्या है कि x जो होगा वो y को भी डिटरमाइन करेगा और x जो है वो z को भी डिटरमाइन करेगा। अगर x y z को डिटरमाइन करता है तो x y को भी करेगा और x z को भी डिटरमाइन करेगा। तो ये आपका डीकम्पोजिशन रूल बोलता है। अब यहाँ पर सूडो ट्रांजिटिव रूल क्या बोलता है? सूडो ट्रांजिटिव रूल ये चीज़ बोलता है कि अगर आपका x डिटरमाइन करता है y को और yz डिटरमाइन करता है w को, तो जो xz होगा वो भी डिटरमाइन करेगा किस चीज़ को? आपके w को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल आपके दिमाग में लग रहा होगा, तो लेकिन ये है कुछ नहीं। अगर आपका x डिटरमाइन करता है y को और yz डिटरमाइन करता है w को, तो जो आपका xz होगा ना, xz, वो भी किसको डिटरमाइन करेगा? w को। समझ में आ गया? इसका भी प्रूफ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत प्रॉपर्ली दिया हुआ है, समझ जाओगे, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है भाई, हमने रूल्स के बारे में प्रॉपर क्विक शॉट दे तो कुछ भी नहीं है। रिफ्लेक्सिव रूल आपका क्या बोलता है? अगर आपका y है सबसेट किसका? x का, तो आपका जो x होगा वो डिटरमाइन कर देगा y को। ऑगमेंटेशन रूल क्या बोलता है? अगर आपका x डिटरमाइन करता है y को, तो जो xz होगा वो भी डिटरमाइन करेगा yz को, ठीक है। फिर ट्रांजिटिव रूल आपको क्या बोलता है? अगर x डिटरमाइन करता है y को और y डिटरमाइन करता है z को, तो x ऑटोमेटिकली z को भी डिटरमाइन करेगा। यूनियन रूल क्या बोलता है? अगर x डिटरमाइन करता है y को और x डिटरमाइन करता है z को, तो x y और z दोनों को डिटरमाइन करेगा। समझ में आ गई मेरी बात? डीकम्पोजिशन रूल क्या बोलता है? अगर x y z दोनों को डिटरमाइन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? x y को भी डिटरमाइन कर रहा है और x z को भी डिटरमाइन कर रहा है, इसको अपन डीकम्पोजिशन रूल बोलते हैं। सूडो ट्रांजिटिव रूल क्या बोलता है? कि अगर x डिटरमाइन करता है y को और y z डिटरमाइन कर रहा है w को, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका x z है वो भी किसको डिटरमाइन करेगा? w को। तो ये आपके कुछ इन्फ्लुएंस रूल्स थे, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन अब क्या चीज़ है? तो नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन द डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर डेटा को ऑर्गेनाइज करने का भाई जो प्रोसेस है ना, वो नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है। यानी अगर आपके पास कोई डेटाबेस दिया हुआ है और आपके अंदर उसमें डेटा है, तो डेटा में आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी आ रही है, बहुत ज़्यादा रिडंडेंसी आ रही है, ठीक है। प्रॉपरली चीज़ें अरेंज नहीं है, एक जगह आपने 2-2 3-3 वैल्यूज़ लिख दिए। तो ये जो प्रॉपर चीज़ें होती है जो ख़राब करती है डेटा को, नॉइजी बनाती है, उन चीज़ों को अरेंज करना, यानी ऐसे डेटा को ऑर्गेनाइज करना डेटाबेस में, उस प्रोसेस को अपन नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। जैसा कि मैंने बोला, ये क्या करता है? मिनिमाइज करता है किसको? रिडंडेंसी को। जो डुप्लीकेसी आती है ना डेटा में, जैसे एक ही वैल्यू 2-3 बार लिख दी, तो उस चीज़ को ये क्या करता है? मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। किसके अंदर में से? फ्रॉम अ रिलेशन और अ सेट ऑफ रिलेशन में से, ठीक है। रिलेशन टेबल की तरह यहाँ स्टैंड होता है, तो उसमें से या सेट ऑफ रिलेशन में से क्या करता है? जो रिडंडेंसी होता है उसको मिनिमाइज करने में काम करता है। तो ये बेसिकली 3 तरीके की जो एनोमलीज है उसको हटाता है। इंसर्शन एनोमलीज, डिलीशन एनोमलीज और अपडेशन एनोमलीज। तो 3 तरह की एनोमलीज को हटाने का काम होता है नॉर्मलाइजेशन का, जो कि इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन एनोमलीज है। तो नॉर्मलाइजेशन और कुछ नहीं है, डेटा को डेटाबेस के अंदर ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है जो कि डेटा रिडंडेंसी को खत्म कर देता है डेटाबेस में से, और 3 तरीके की एनोमलीज को ये हटा देता है, इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन एनोमलीज। तो नॉर्मलाइजेशन क्या करता है? एक बड़ी टेबल को छोटी छोटी टेबल्स के अंदर और लिंक्स ऑफ रिलेशन के अंदर डिवाइड कर देता है। और मेन पर्पस क्या है नॉर्मलाइजेशन का? द मेन पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजेशन जो है वो क्या है? इन एनोमलीज को हटाना, बिकॉज ये
जो एनोमलीज आती है उसकी वजह से डेटा रिडंडेंसी बढ़ती है, उसकी वजह से डेटा इंटीग्रिटी और अदर प्रॉब्लम्स जो डेटाबेस के अंदर होती है वो बढ़ती है। तो इसलिए ये एनोमलीज को हटाने का काम करता है, जो कि इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन है। और अगर उस एनोमलीज को टाइम रहते नहीं हटाया गया तो उसकी वजह से डेटा रिडंडेंसी हो सकती है, ठीक है, डेटा इंटीग्रिटी हो सकती है और अदर बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े डेटाबेस के साथ डील आउट कर रहे हो तो, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे इंसर्शन एनोमलीज है, तो इंसर्शन एनोमली मतलब क्या हो सकता है कि जैसे अगर मेरे पास एक टेबल है, ठीक है, या अगर मैं एक टेबल ले लेता हूँ छोटी सी, और अगर मैं यहाँ एक्सप्लेन करने लग जाऊँ आपको, जैसे अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिख देता हूँ, ठीक है, कोर्स लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर सपोज़ मैं एक और कोई डेटा लिख देता हूँ, जैसे उसका सपोज़ उस कोर्स का ही आईडी हो गई, ठीक है, कोर्स की आईडी हो गई। तो जैसे अगर यहाँ पर कोई स्टूडेंट जैसे राज है, तो राज कोर्स कर रहा है C1 का और इसकी आईडी है 93, ठीक है। अब सपोज़ अगर मैं कोई नया कोर्स इंट्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है, जैसे अगर मैं C2 कोर्स नया इंट्रोड्यूस करता हूँ कॉलेज में और उसकी आईडी में देता हूँ 100, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सपोज़ मैंने जो स्टूडेंट का नाम है, ठीक है, स्टूडेंट का नाम है उसको मैंने, सॉरी स्टूडेंट नाम नहीं लेते हैं यहाँ पर, अपन स्टूडेंट की आईडी ले लेते हैं, चलो स्टूडेंट की आईडी ले लेते हैं और इसको मैं बना देता हूँ प्राइमरी की, ठीक है। स्टूडेंट आईडी ले ली, तो यहाँ सपोज़ जो राज मैंने लिखा था उसकी आईडी 101 है, तो वो C1 कोर्स कर रहा है और कोर्स की आईडी 93 है। अब यहाँ पर क्या दिक्कत हो गई है, एनोमली क्या आ गई कि भाई मैंने सपोज C2 एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस करा, बट अभी मेरे को थोड़ा ना पता है कौन बच्चा एनरोल कर रहा है, तो मैं इसको खाली थोड़ी ना छोड़ सकता हूँ। अभी ये प्राइमरी की है, इसको मैं खाली तो ना छोड़ सकता हूँ, तो ये इंसर्शन एनोमली हो गई, ठीक है, कि मैं नया कोर्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ बट मेरे पास अभी स्टूडेंट का नाम नहीं है। तो मेरे को क्या, इसका क्या मतलब हुआ, व्हेन वन कैन नॉट इंसर्ट अ न्यू टेबल इनटू ड्यू टू लैक ऑफ डेटा, लैक ऑफ डेटा की वजह से आप एक नई टपल टेबल के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो ये इंसर्शन एनोमली होती है, समझ गए। डिलीशन एनोमली क्या है, आज मैं सोचता हूँ कि यार ये जो स्टूडेंट आईडी 101 वाला डेटा इसको मैं उड़ा दूँ, इसको मैं चाहता हूँ कि जो 101 का जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड है वो ख़त्म कर दूँ, तो मैं अगर इसको डिलीट करूँगा तो ये सब डिलीट हो जाएगा साथ में, ये C1 भी गया, ये 93 भी गया, ये सब गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ मेरे पास, अब मेरे को अगर वापस पता लगाना हो कि स्टूडेंट की, पहले मेरे को एक चीज़ बताओ कि वो कौन सा कोर्स कर रहा था और कोर्स आईडी क्या थी, तो मैं नहीं पता लगा पाऊंगा, बिकॉज मैंने उसको हटाने के चक्कर में उस कोर्स रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को हर टेबल में से हटा दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, डिलीशन एनोमली हो गई, यानी वेयर डिलीशन ऑफ डेटा रिजल्ट इन अनइंटेंडेड लॉस ऑफ सम अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यानी डेटा को डिलीट करते हुए कुछ और दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उड़ा दी मैंने, तो डिलीशन एनोमली। अपडेशन एनोमली क्या होता है, व्हेन एन अपडेट इन सिंगल डेटा वैल्यू रिक्वायर्स मल्टीपल रोज ऑफ डेटा टू बी अपडेटेड। इसका मतलब क्या है भाई, आज सपोज मेरे पास यहाँ पर एक नहीं, ये 2-3 नहीं, मेरे पास अगर यहाँ पर n नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आ जाते हैं और बहुत जगहों पे कोर्स आईडी 100 लिखी हुई है, ठीक है, मैंने ये बोला हुआ है कि भाई एक से ज़्यादा, सपोज यहाँ पर वापस C2 ही है, सब जगह C2 लिखा हुआ है और यहाँ पर नाम अलग अलग लिखे हुए हैं, n तक मैंने आपको बोला ना। तो अब अगर मैं बोलता हूँ कि भाई जहाँ C2 लिखा हुआ है उसकी कोर्स आईडी को 100 से बदल के आप 1001 कर दो, तो अब ये क्या करेगा, अब हर जगह ये डेटा को अपडेट करेगा, यहाँ भी 1001 करेगा, यहाँ भी 1001 करेगा, और पता नहीं कितनी बार तक उसको करना पड़ेगा, जिसकी वजह से टाइम बहुत लगेगा। तो इसको अपन बोलते हैं अपडेशन एनोमली, यानी एक डेटा वैल्यू को अपडेट करने के लिए मल्टीपल रोज ऑफ डेटा को अपन को अपडेट करना पड़ेगा, तो ये होती है अपडेशन एनोमली। तो इंसर्शन एनोमली देखी, डिलीशन एनोमली देखी और अपडेशन एनोमली देखी। अब अपन चलते हैं आगे, अब अपन देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन करने के एडवांटेजेस क्या है, तो जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो क्या है कि डेटा रिडंडेंसी को ये मिनिमाइज कर देता है, ठीक है। ओवरऑल डेटा लॉस जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में वो नहीं होता है, इसकी वजह से डेटा लॉस होया हुआ जो होता है वो बच जाता है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में डेटा खुद एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो अगर उसका लॉस हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक बात होती है। तो इसीलिए नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, डेटा रिडंडेंसी को मिनिमाइज करने में मदद करता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन में डेटा लॉस हो सकता था उसको प्रिवेंट करता है, उसको बचाता है, ठीक है, और डेटाबेस के अंदर डेटा कंसिस्टेंसी को देता है। और तो और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि या मच मोर फ्लेक्सिबल डेटाबेस डिज़ाइन, यानी डेटाबेस डिज़ाइन को और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है, और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का कंसेप्ट है उसको एनफोर्स करता है, ठीक है। तो एडवांटेजेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन में हम क्या समझ गए कि इट्स हेल्प टू मिनिमाइज डेटा रिडंडेंसी को मिनिमाइज करने में काम करता है। जो ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा डेटा लॉस हो सकता है उसको प्रिवेंट करता है, डेटा कंसिस्टेंसी को बनाए रखता है, डेटाबेस को फ्लेक्सिबल रखता है और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को लगाने में मदद करता है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, यू कैन नॉट स्टार्ट बिल्डिंग डेटाबेस आफ्टर नोइंग व्हाट यूजर नीड, यानी अगर आप हमेशा अगर इसके भरोसे ही बैठे रहे कि भाई यूज़र को क्या चाहिए और फिर डेटाबेस बनाओ, तो ये हर बार पॉसिबल नहीं है।
इस नॉर्मलाइजेशन करने से क्या होता है, उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो डिग्रेड होती है, बिकॉज बार बार हमें टेबल्स को ब्रेक करना पड़ता है हर चीज़ में, तो उसकी परफॉर्मेंस जो होती है वो ब्रेक करती है। जैसे जैसे हम हायर फॉर्म में जाते हैं 1F 2F 3F BCNF फिर 4NF फिर 5NF, जितना अपन ऊपर जाते हैं जितनी परफॉर्मेंस क्या होती रहती है, डिग्रेड होती रहती है। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है नॉर्मलाइजेशन, एक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बिकॉज आइडेंटिफाई करना हर चीज़ को, हर आइडेंटिफिकेशन फैक्टर को आधार पे ये चीज़ करना बहुत टाइम लेती है। डिफिकल्ट टू नॉर्मलाइज रिलेशन ऑफ हायर डिग्री, अगर हायर डिग्री का कोई रिलेशन हो तो उसको नॉर्मलाइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और तो और यहाँ पर एक और चीज़ है कि भाई अगर डीकम्पोजिशन अपन करते हैं डेटाबेस डिज़ाइन में, तो ये आगे जाके बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम कर सकता है, बिकॉज अगर डीकम्पोजिशन गलती से भी गलत हो गया तो बहुत ज़्यादा डेटा लॉस भी आपको दे सकता है। तो जो मेजर डिसएडवांटेजेस है वो क्या है, सबसे पहले कि आप डेटाबेस यूज़र की नीड्स को आइडेंटिफाई करने के बाद बना नहीं सकते। दूसरा, जैसे जैसे आप हायर नॉर्मल फॉर्म में जाओगे उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड होती रहेगी। नॉर्मलाइजेशन एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग कंसेप्ट है। और तो और आपको जब आप डीकम्पोजिशन करोगे किसी भी टेबल का या किसी भी रिलेशन का तो या किसी भी डेटाबेस का, तो वो और भी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम जैसे डेटा लॉस वगैरह के ऊपर जा सकता है। ठीक है, अब अगर अपन नीचे आते हो बात करते हैं टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म, तो पहला आता है 1NF, जिसमें आप क्या एलिमिनेट करते हो, रिपीटिंग ग्रुप्स को आप एलिमिनेट कर देते हो। इसके अंदर क्या होती है, केवल एटॉमिक वैल्यूज़ होती है। समझ में आ गया, यानी एक जगह आप 2-3 वैल्यू नहीं देखते, केवल सिंगल एंटिटी वैल्यू होगी। तो आप जो रिपीटिंग ग्रुप से उसको एलिमिनेट करते हो 1NF में। 2NF में आप पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी जो होती है उसको आप एलिमिनेट करते हो। ठीक है, और 3NF में आप जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है उसको एलिमिनेट करते हो। और BCNF के अंदर आप ये मान सकते हो 3NF का भी थोड़ा बड़ा मेजर फॉर्म है, बढ़िया फॉर्म है। और 4NF में आप जो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी उसको हटाते हो, और 5NF में आप जॉइंट डिपेंडेंसी को हटाते हो। तो एक एक करके आप डिपेंडेंसीज को रिमूव मार रहे हो। पहले आपने ग्रुप्स को रिमूव करा, एलिमिनेट ग्रुप्स किया 1 में, 2 में आपने पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज को हटा दिया, 3 के अंदर आते आते आपने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को रिमूव करा। BCNF एक उसका ही स्ट्रॉन्गल वर्जन है 3NF का। और जो 4NF है इसमें आपने मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को हटाया, और 5NF में आपने फाइनली जो जॉइंट डिपेंडेंसी थी उसको हटा दिया। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको किसी भी रिलेशन को, अगर मैं 1NF को डिफाइन करूँ तो मेरे को इसमें रिपीटिंग ग्रुप्स को हटाना है, लेकिन अगर मैं 2NF की बात करूँ तो सबसे पहले अगर कोई भी रिलेशन को 2NF अगर वो है तो उसको पहले 1NF होना ज़रूरी है। सबसे पहला, अगर वो 1NF है और जितने भी की एट्रीब्यूट्स है वो फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट है, किसके ऊपर, प्राइमरी की पे सारे डिपेंडेंट है, तो वो क्या हो जाती है, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी को एलिमिनेट कर देगी, तो वो 2NF में आ जाएगी। अगर उसको अगर 3NF के लिए वो है तो सबसे पहले उसको 2NF होना ज़रूरी है। अगर कोई भी रिलेशन 3NF है तो उसको पहले 2NF होना ज़रूरी है। और सेकंड, कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। BCNF 3NF होना ज़रूरी है, BCNF होने के लिए 3NF होना ज़रूरी है। 4NF के लिए पहले BCNF होना ज़रूरी है। ठीक है, और जो भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है वो उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। जॉइंट डिपेंडेंसीज के लिए पहले 4NF होना ज़रूरी है। अगर आप 5NF में आपको चेक करना है तो पहले उस रिलेशन का 4NF होना ज़रूरी है। ठीक है, और 4NF होने के बाद उसके अंदर कोई जॉइंट डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, तो वो 5NF कहलाएगा। अब एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं 1NF यानी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, रिलेशन को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तब बोला जाता है जब उसके अंदर एटॉमिक वैल्यूज़ हो। समझ में आई, अगर उसके अंदर एटॉमिक वैल्यूज़ होती है तो उसको अपन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। एट्रीब्यूट ऑफ टेबल कैनॉट होल्ड मोर मल्टीपल वैल्यूज़, यानी ये बेसिकली ऐसा एट्रीब्यूट, मतलब अगर टेबल के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट है तो वो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होल्ड नहीं कर सकता। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को ये अलाउ नहीं करता है। तो जैसे मैंने ऊपर बोला था रिपीटिंग वैल्यूज़ यहाँ नहीं होनी चाहिए, ये केवल एटॉमिक वैल्यू रखेगा। जैसे अगर यहाँ देखो, यहाँ पर हर्ष का जो फेवरेट नंबर है 5667 लिखा हुआ है जोधपुर, और यहाँ जो बाबू लिखा हुआ है इसका 89, फिर गलत गए ना, गलत नहीं सोचना है, मार्वल की स्टोरी नहीं चल रही है ये। ठीक है, तो देखो अगर हर्ष का फेवरेट नंबर 56 और 67 लिखा हुआ है और उसकी जो एड्रेस है उसमें जोधपुर लिखा हुआ है, दूसरी तरफ जो नेम लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है बाबू, जिसका फेवरेट नंबर 89 और टोरंटो सिटी जो एड्रेस है वो लिखा हुआ है। अब यहाँ पर रिपीटेशन कहाँ हो रहा है, जो सेम सिमिलर डेटा, मतलब जो रिपीटेशन, यहाँ मैंने क्या बोला हुआ है कि भाई एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होल्ड नहीं कर सकता, तो यहाँ पर 56,67 एक से ज़्यादा वैल्यू है, तो इसको अपन 1NF में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम क्या कर देंगे, हर्ष को 2 बार लिख देंगे और हर बार दोनों बार अलग अलग लिख देंगे। अब यहाँ पर मल्टी वैल्यूड नहीं है तो ये 1NF फॉर्म में आ गया, समझ गए। अब अपन चलते हैं 2NF में। तो किसी भी रिलेशन को 2NF कब बोलोगे, सबसे पहले उसका 1NF होना तुम्हारा ज़रूरी है, और 1NF होने के बाद ऑल की एट्रीब्यूट्स आर फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की। ठीक है, यानी तुम्हारे जितने भी जो एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे यहाँ पर तो देखो जो स्टोर आईडी और कस्टमर आईडी है, ये दोनों मिला के क्या है, दोनों मिला के तुम्हारा एक की एट्रीब्यूट बनता है।
ठीक है, यानी प्राइमरी की एट्रीब्यूट या कैंडिडेट की एट्रीब्यूट आप इनको मान लो। ठीक है, अब यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है पता है, दिक्कत ये चीज़ हो रही है कि यहाँ पर जो तुम्हारा ये कस्टमर आईडी है और स्टोर आईडी है, दोनों एक तो मिले हुए हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑल नॉन कीज एट्रीब्यूट आर फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं हो रही है। ठीक है, सारे फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट उसके ऊपर है ही नहीं। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, देखो तुम्हारा जो ये जो लोकेशन है किस पे डिपेंडेंट है, ये स्टोर आईडी पे डिपेंडेंट है। कैसे, जहाँ 1 है वहाँ दिल्ली लिखा हुआ है, देखो जहाँ 3 है वहाँ मुंबई लिखा हुआ है, और जहाँ 2 है वहाँ बेंगलोर लिखा हुआ है। तो ये 1 NF में तो है बट ये 2 NF में नहीं है। ठीक है, और यहाँ तुम्हारा कस्टमर आईडी है, देखो लोकेशन जो है वो कस्टमर आईडी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही है भाई। तुम्हारा जो ये कस्टमर आईडी है एक्चुअली में तो यही एक तरीके से तुम्हारा प्राइम एट्रीब्यूट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, एज ए कैंडिडेट की, ठीक है, उनकी तरह ये काम कर रहा है, लेकिन इस पर डिपेंडेंट ही नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से करेंगे कि भाई अब देखो होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं ये किस पे डिपेंड करने चाहिए थे, इस चीज़ पे, लेकिन ये कर नहीं रहे। तो हम इसको क्या कर देंगे, 2 टेबल्स में ब्रेक कर देंगे। तो पहली टेबल हम बनाएंगे कस्टमर आईडी और स्टोर आईडी के अंदर, और एक टेबल हम बनाएंगे स्टोर आईडी और लोकेशन के अंदर। तो आप इस तरीके से इसको ब्रेक करके 2 NF में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसमें आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, 2 कंडीशंस याद रखनी है मोस्टली। पहला कि जितने भी ऑल नॉन कीज एट्रीब्यूट हैं वो डिपेंडेंट होने चाहिए किसके ऊपर, प्राइमरी की के ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या दिक्कत हुई थी कि जो तुम्हारा लोकेशन था ना, ठीक है, अब इसमें प्राइमरी की एक्चुअली ये दोनों मिला के थी, स्टोर आईडी और कस्टमर आईडी को मिला के प्राइमरी की तरह ट्रीट कर रहे थे, और लोकेशन जो थी वो केवल और केवल स्टोर आईडी पे डिपेंडेंट थी, वो कस्टमर आईडी से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसकी वजह से ये दिक्कत हुई, बिकॉज आप देखते हो स्टोर आईडी से तो कनेक्शन में है ही है, अगर 1 है तो दिल्ली है, 3 है तो मुंबई है, 2 है तो बेंगलोर है, देखो 1 है तो दिल्ली है, देखा। तो जो लोकेशन है वो स्टोर आईडी पे तो डिपेंडेंट है, बट ये जो लोकेशन है ये कस्टमर आईडी पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन कस्टमर आईडी भी तो पार्ट ऑफ अ प्राइमरी की है, ठीक है, ये भी तो कंपोजिट की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो भाई दोनों पे लोकेशन का डिपेंडेंसी होनी चाहिए थी, बट यहाँ नहीं हो रही है। तो इसलिए हमने इसको 2 में तोड़ दिया। पहली टेबल में हमने कस्टमर आईडी और स्टोर आईडी रख दी, ठीक है, और दूसरी टेबल में हमने क्या करा, स्टोर आईडी और लोकेशन लिख दिया। तो अब ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। यानी अब इसमें क्या है, इसमें ऑल नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, वो प्राइमरी की के ऊपर डिपेंडेंट है, या आप ये समझ सकते हो ये उस पर्टिकुलर कैंडिडेट की क्या ही पार्ट है। समझ गए? तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ के लेके चलोगे आगे तो परफेक्टली चीज़ें समझ जाओगे। ठीक है, 1 2 NF में आपने तोड़ दिया उसको बेसिकली। 3rd NF के लिए सबसे पहले उस रिलेशन का 2 NF होना ज़रूरी है। अगर वो रिलेशन 2 NF है और उसके अंदर कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है, अब ये आएगा दिमाग में कि यार ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या नया अलग सा लेके आ गए आप। तो देखो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी और कुछ भी नहीं होता, जैसे मैंने आपको ऊपर अभी बताया था। जैसे आप ये देख सकते हो बेसिकली, देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, ये एक सपोज एक टेबल है, आपको बढ़िया सी सुंदर सी यहाँ टेबल दिख रही है। यहाँ पर मैंने बोला रोल नंबर एक कैंडिडेट की है, इतना समझ में आ गया। रोल नंबर एक प्राइम एट्रीब्यूट है यानी यूनिक एट्रीब्यूट है, और स्टेट और सिटी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं यानी यूनिक एट्रीब्यूट्स नहीं है, ये सेम हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो रोल नंबर है वो हर बार यूनिक होगा, तो एक प्राइम एट्रीब्यूट्स है, प्राइम एट्रीब्यूट है वो। ठीक है, तो रोल नंबर एक प्राइम एट्रीब्यूट है और सिटी और स्टेट जो है वो आपका एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है। तो अब यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी आ गई कि भाई अगर रोल नंबर जो है वो स्टेट पे, जो स्टेट है वो रोल नंबर पे डिपेंडेंट है और जो सिटी है वो स्टेट पे डिपेंडेंट है, तो इस हिसाब से जो तुम्हारा रोल नंबर है वो भी सिटी पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, इस हिसाब से तो ये हुआ ना कि रोल नंबर भी तुम्हारा सिटी पे डिपेंडेंट होगा। तो ये क्या हो गई, ये तुम्हारी आ गई एक ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। समझ रहे हो? तो यहाँ पर हमने क्या भाई हुई, यही दिक्कत थी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मतलब यही होता है कि अगर ए जो है वो डिटरमाइन कर रहा है बी को, और अगर बी डिटरमाइन कर रहा है सी को, तो ए बी सी को ऑटोमेटिक करने लग गया। तो यहाँ पर क्या आ गई, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ गई। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वापस टेबल को स्प्लिट कर दो अलग अलग। तो हमने रोल नंबर को यूज़ किया और उसको यूज़ करके हमने 2 में वापस इस टेबल को स्प्लिट कर दिया, तो ये 3 NF फॉर्म में आ गई। तो बेसिकली हमने टेबल्स को डिवाइड, रिलेशंस को डिवाइड कर रहे हैं जिससे हमारी प्रॉपर कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके और ये एनोमलीज को हम रिमूव कर सके। ठीक है, तो यही हमने 2 NF में भी, ये 2 NF में हमने क्या किया था कि जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स थे वो कैंडिडेट टी का क्या फुली डिपेंडेंट होने चाहिए वहाँ पर, लेकिन वो नहीं थे, तो हमने वहाँ पर भी डिपेंडेंट किया उसको डिवाइड करके टेबल को। लेकिन अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, पहला 2 NF तो होना ही चाहिए, और 2 NF होने के साथ वहाँ पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर है ना, रोल नंबर स्टेट पे डिपेंडेंट है, स्टेट जो है वो सिटी पे डिपेंडेंट है। तो अब यहाँ पर पता है दिक्कत क्या हो गई, दिक्कत ये हो गई भाई लोग कि रोल नंबर है वो तो स्टेट पे डिपेंडेंट है, ठीक है, समझ में आता है। ये देखो ये एक प्राइम एट्रीब्यूट है और जो सिटी है वो एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ये तो समझ में अपन को आता है। लेकिन भाई ये तो एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है,
और सिटी भी एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ये आपस में क्या फंक्शनल डिपेंडेंट कैसे हो गए? अगर ये हो रहे हैं तो यहाँ पर ये दिक्कत हो चुकी है तुम्हारी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की। और ये जो चीज़ थी ना, ये बहुत खतरनाक है कि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है वो भी एक नॉन प्राइम पे डिपेंड कर रहा है, तो इसकी वजह से जो है वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ गई टेबल में और हमें इसको हटाना पड़ा। और इसको हटाने के लिए हमने इसको तोड़ दिया दो टेबल्स के अंदर। समझ गए 3NF। अब आता है आगे जो कि है BCNF। BCNF जो है उसका फुल फॉर्म है बॉयस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म। जो बॉयस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म है बहुत तगड़ा टॉपिक है। देखो ये एक्चुअली 3NF का थोड़ा ज़्यादा एडवांस वर्जन है, बट इसमें एक और चेंज है कि सबसे पहला वो 3NF तो होना ही चाहिए, कोई भी रिलेशन इसमें जो होगा वो 3NF होना चाहिए। और उसके अंदर हर फंक्शनल डिपेंडेंसी जो x डिटरमाइन अपन y लिखते हैं उसके अंदर x जो अपन लिखते हैं ना वो सुपर की होनी चाहिए उस टेबल की। सुपर की मतलब आपने जब कीज़ के बारे में बात की थी पिछले वीडियोस के अंदर, तो जो कीज़ थी हमने ये चीज़ बताई थी कि जो सुपर की होती है वो बेसिकली क्या होती है, वो बेसिकली एक कैंडिडेट की का सुपर सेट होती है। तो जो x है वो एक सुपर की होना यहाँ पर कंपलसरी है। ये अगर कंडीशन है कि भाई वो 3NF भी है और दूसरा जो x डिटरमाइन y अपन लिखते हैं उसमें जो x है वो क्या है, एक सुपर की है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है BCNF को फॉलो कर रहा है। और ये केवल एक फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए नहीं है, उस टेबल की हर फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर जो x है वो एक सुपर की होना चाहिए। ठीक है, तो ये होगा यानी LHS ऑफ FD शुड बी अ कैंडिडेट की। ये जो आपका LHS है ये शुड बी अ कैंडिडेट की या सुपर सेट ऑफ इट्स कैंडिडेट की। समझ में आ गया? तो ये क्या होगा, आपका BCNF होगा जब वो 3NF होगा और x डिटरमाइन y के अंदर जो x होगा वो सुपर की होगा हर फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए। जो x डिटरमाइन y अपन लिखेंगे तो वो क्या होगा, BCNF को फॉलो करेगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हो ये एक टेबल है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि देखो रोल नंबर डिटरमाइंस नेम। ठीक है, समझ गए? रोल नंबर डिटरमाइंस वोटर आईडी, वोटर आईडी डिटरमाइंस एज, वोटर आईडी डिटरमाइंस रोल नंबर। ठीक है, तो अब ये देखो ये यहाँ पर क्या हो गया, सबसे पहले अब आप बोलोगे कि यार देखो यहाँ पर भी तो ये कर रहा है, रोल नंबर वोटर आईडी को कर रहा है, वोटर आईडी रोल को, तो ये भी तो चीज़ तुम्हारे जैसे यहाँ पर रोल नंबर जो है वोटर आईडी को डिटरमाइन कर रहा है, वोटर आईडी एज को डिटरमाइन कर रहा है, तो ये भी तो एक ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो गई। तो नहीं भाई, ढंग से देखो यहाँ पर जो तुम्हारे प्राइम एट्रीब्यूट्स जो है ना वो देखो वोटर आईडी और रोल नंबर दोनों ही प्राइम एट्रीब्यूट्स है, तो यानी प्राइम एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये चीज़ हो जाती है ना, ठीक है, तो दिक्कत करती है। समझ में आ गई मेरी बात? ये नहीं होना चाहिए। और हमने ऊपर भी ये चीज़ बता दी है कि रोल नंबर और वोटर आईडी दोनों क्या है, कैंडिडेट की है। तो हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है, 3NF में होना चाहिए, बिल्कुल है 3NF में ये। और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, जो तुम्हारा जो अपन x डिटरमाइन y लिखते हैं उसमें x सुपर की या कैंडिडेट की होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली जो सुपर की होती है वो भी सुपर सेट ही होता है कैंडिडेट की का। तो यहाँ पर देख सकते हो रोल नंबर भी कैंडिडेट की है और वोटर आईडी भी कैंडिडेट की है, तो उस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या है, BCNF को भी फॉलो कर रहा है। समझ गए? अब आ जाते हैं हम फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में। तो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म होने के लिए उसका BCNF होना कंपलसरी है। अगर वो BCNF है तो ही उसका फोर्थ नॉर्मल फॉर्म पॉसिबल है। सेकेंड, अब उसके अंदर कोई मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब आप बोलोगे मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या चीज़ है ये भाई? इसका मतलब ये है कि अगर मैं लिखता हूँ A डिटरमाइंस B, तो A की हर वैल्यू के ऊपर, ठीक है, A की हर वैल्यू के ऊपर अगर मतलब B की मल्टी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही है तो वो क्या है, आपका मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखने से यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ मैंने लिखा है कि भाई स्टूडेंट आईडी, कोर्स और हॉबी, यहाँ चीज़ लिखी हुई है। अब यहाँ पर मल्टी वैल्यूड कहाँ पर है मैं बताता हूँ। देखो अगर यहाँ बात करते हो मल्टी वैल्यूज़ की, तो देखो सबसे पहले ये 21 यही अपने आप में मल्टी वैल्यूज़ है। ठीक है, कि एक से ज़्यादा बार अगर अपन उसको लिख रहे हैं तो मल्टी वैल्यूड हो जाता है। तो देखो ये मल्टी वैल्यूड है। उसके बाद ये देख सकते हो कि यहाँ पर आप अगर नेक्स्ट में आते हो, जैसे यहाँ पर आप ये देख सकते हो यहाँ पर 2 बार डांसिंग लिखा हुआ है, ये भी मल्टी वैल्यूड है। यानी उस हर कॉलम में जब टेबल्स को अंदर एक से ज़्यादा है उसकी जैसी वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो वो जो है वो नहीं होना चाहिए, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और इसको सॉल्व करने के लिए हमने इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं दोनों टेबल्स को। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, जो हमारे पास टेबल है उसमें मल्टी वैल्यूज़ नहीं है। तो आई थिंक आप ये चीज़ समझ के होंगे कि फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में सबसे पहले BCNF की सारी कंडीशन को फॉलो करना चाहिए और उसमें कोई मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, मतलब सेम वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी कैसे 2 हो सकती है? ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ सकते हो कि उसमें मल्टी वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। और जैसे हॉबी में भी 2 बार डांसिंग आ गया, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसको सॉल्व करता है आपका फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। आगे आ जाओ, अब आता है फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। उसके लिए पहले रिलेशन को फोर्थ नॉर्मल फॉर्म होना चाहिए। अब इसके अंदर एक और कंडीशन क्या आती है कि उसके अंदर कोई जॉइंट डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए
और जो ज्वाइनिंग हो वो लॉसलेस होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर मैं टेबल्स को जोड़ता हूँ, अगर टेबल्स को पहले मैं तोड़ता हूँ, डीकम्पोज करता हूँ, फिर उसको मैं वापस जोड़ता हूँ उन टेबल्स को, तो मेरे पास वापस मेरी ओरिजिनल टेबल्स आ जानी चाहिए। तो अगर ये चीज़ होती है तो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म को फॉलो करेगा। तो पहला कंडीशन क्या है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है, जो मेरा टेबल है उसके अंदर कोई जॉइंट डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, या ज्वाइनिंग जो है वो लॉसलेस होनी चाहिए। और जो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म है वो सेटिस्फाई कब होती है, जब सारी टेबल्स को अगर मैं तोड़ देता हूँ अलग अलग टेबल्स में, और अगर मैं उन टेबल्स को क्या करता हूँ, वापस ज्वाइन भी कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास मेरी वापस ओरिजिनल टेबल आ जानी चाहिए। तो वो क्या होता है, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। और इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट जॉइंट नॉर्मल फॉर्म भी इसको बोलते हैं। जैसे यहाँ एक टेबल है, इसको मैंने तोड़ दिया 3 अलग अलग टेबल्स के अंदर, जब मैं इसको वापस ज्वाइन करूँगा ना, तो जब मैं इनको वापस ज्वाइन करूँगा तो मेरे पास वापस मेरी ओरिजिनल टेबल बन जाएगी। तो इसको अपन बोलते हैं फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, जो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म होना चाहिए और जॉइंट डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक ये चीज़ आप समझ चुके हो। अब यहाँ पर रिलेशनल डीकम्पोजिशन के बारे में जान देते हैं। तो रिलेशनल डीकम्पोजिशन में क्या होता है कि कोई भी रिलेशनल मॉडल में, ठीक है, जब कोई सी एप्रोप्रिएट नॉर्मल फॉर्म में नहीं होता, तो हम टेबल्स को जैसे तोड़ते हैं ना, उसी को ही बेसिक रिलेशनल डीकम्पोज बोलते हैं। यानी जब कोई भी रिलेशन या कोई भी टेबल अपने अप्रोप्रिएट फॉर्म में नहीं हो, अप्रोप्रिएट नॉर्मल फॉर्म में नहीं हो, तो हम उसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग डीकम्पोज करते हैं अलग अलग पार्ट्स में। जैसे अपन डेटाबेस के अंदर टेबल्स को तोड़ रहे थे ना अभी ऊपर नॉर्मल फॉर्म्स के अंदर, वैसे ही हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं इनटू मल्टीपल टेबल, जिसको अपन बोलते हैं रिलेशनल डीकम्पोजिशन। अब अगर यहाँ पर इम्प्रॉपर डीकम्पोजिशन हो जाता है तो इससे डेटा का भी लॉस हो सकता है। तो अगर ये डीकम्पोजिशन अपन क्यों करते हैं भाई, क्योंकि इससे जो एनोमलीज है वो हटती है, इनकन्सिस्टेंसी हटती है और डेटा रिडंडेंसी भी रिमूव हो जाती है। तो इसलिए हम डीकम्पोजिशन का सहारा लेते हैं, क्योंकि एनोमलीज हटा देता है, इनकन्सिस्टेंसीज को हटा देता है, और जो आपका रिडंडेंसी है उसको भी कम कर देता है, उसको भी हटा देता है। 2 तरीके के डीकम्पोजिशन होते हैं, लॉसलेस डीकम्पोजिशन और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। तो अगर मैं बात करूँ दोनों की साथ में अपन बात करेंगे अभी, तो जो लॉसलेस डीकम्पोजिशन होता है उसमें क्या होता है कि भाई किसी भी रिलेशन को हमने डीकम्पोज किया तो उसमें कोई लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो वो क्या हो गया, लॉसलेस डीकम्पोजिशन। ठीक है, ये आपको गारंटी करता है कि उस डीकम्पोज करने के बाद वो जो टेबल आपने तोड़ी है उसको आपने डीकम्पोज किया है, तो अगर आप उसको वापस ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो आपको वो सेम रिलेशन ही वापस देगा, जैसे हमने फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में बोला था। ठीक है, तो इसमें रिलेशन लॉसलेस क्यों है, क्योंकि अगर हम उसका नेचुरल ज्वाइन कर देते हैं जितनी भी टेबल्स का वापस, तो हमें उसी रिलेशन का अगर नेचुरल ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे पास वापस वो का वही रिलेशन वापस आ जाएगा जिससे अपन ने डीकम्पोज किया था। तो डीकम्पोजिशन क्या, जिसमें इन्फॉर्मेशन का कोई लॉस नहीं हो, तो वो लॉसलेस डीकम्पोजिशन कहलाएगा। डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग मतलब क्या हो गया, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग मतलब ये मान सकते हो कि किसी भी डेटाबेस का सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट कंस्टेंट होता है, और इसके अंदर एटलीस्ट 1 डीकम्पोज टेबल जो है वो एक डिपेंडेंसी को सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये एक रिलेशन है, ठीक है, इसमें देखो जैसे ये ए जो है वो बी का ABC का फंक्शनली डिपेंडेंट है, आर जो है उसको मैंने तोड़ के ABC के अंदर, यानी ABCD की जो टेबल थी उसको तोड़ के मैंने ABC में लिख दी। ठीक है, और मैंने R2 इसके अंदर से निकाल लिया, जो कि AD की मैंने अलग टेबल बना दी और ABC की मैंने अलग टेबल बना दी। ठीक है, तो अब ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है, क्यों है, क्योंकि अगर अपन अगर हम देखते हैं कि A डिटरमाइन BC है, किसका रिलेशन है, वो भी इसका ही पार्ट है ना, ABC का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा डिपेंडेंसी, ये प्रिजर्विंग, यानी इसमें क्या है, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, यानी नाम से देख सकते हो कि एटलीस्ट एक डिपेंडेंसी को वो सेटिस्फाई करेगा। यानी ऐसे आपने टेबल को तोड़ा है कि आप ये मान सकते हो कि इन अप्रोप्रिएट कंस्टेंट्स ऑफ डेटाबेस, सबसे पहले तो क्या है इन अप्रोप्रिएट, या एक ये समझ सकते हो कि ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंस्टेंट है डेटाबेस के लिए। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि हम एक टेबल को डीकम्पोज करते हैं और डीकम्पोज करते समय ये एक कोई भी डिपेंडेंसी को ये सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 1 डीकम्पोज टेबल, जो आपने जब किसी भी टेबल को डीकम्पोज किया तो उसमें से कोई ना कोई एक टेबल को तो कम से कम कोई ना कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो उसको अपन बोलते हैं डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, यानी डिपेंडेंसी को प्रिजर्व करके रख रहा है डीकम्पोजिशन के बाद भी। डीकम्पोजिशन के बाद भी क्या हो रहा है, एक ना एक ऐसी टेबल होगी जो डिपेंडेंसी, फंक्शनल डिपेंडेंसी जो भी उसकी है उसको सेटिस्फाई करेगी, तो वो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग होती है और एक इंपॉर्टेंट कंस्टेंट है किसी भी डेटा बेस का। तो आई थिंक ये लॉसलेस समझ चुके होंगे, जिसमें रिलेशन को डीकम्पोज करते हैं, कोई लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं होता और उसका अगर नेचुरल ज्वाइन करते हैं तो ओरिजिनल डेटा मिल जाता है। और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग मतलब ये चीज़ ये एक इंपॉर्टेंट कंस्टेंट है जिसमें अगर आप अगर टेबल का आप डीकम्पोजिशन करते हो तो उसमें से एक जो आप ये मान सकते हो डीकम्पोज टेबल होगी वो सेटिस्फाई करेगी एक ना एक फंक्शनल डिपेंडेंसी को, तो ये आपका होता है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। तो आई होप आपको लेक्चर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा, मज़ा आया होगा
और इस बार थोड़ा हमने क्विक शॉट लिया बिकॉज ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी था, तो मैंने कहा कि आपका टाइम बचे तो मैं थोड़ा फास्ट गया। जो नेक्स्ट लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इसी एनर्जी के साथ वापस बात करने वाले हैं हमारे सबसे प्यारे अब टॉपिक्स के बारे में, जो कि है ट्रांजैक्शन और कॉन्करेंसी, जो कि अपने आप में बहुत तगड़े लेवल के टॉपिक्स है। तो देखते हैं उनके बारे में डील करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मेरा नाम है हर्षवर्धन। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ग्रेट। मैं मिलता हूँ आपको एपिसोड 4 में। द बून ऑफ DPMS ऐसे चलता रहेगा। टिल देन स्टे ग्रेट, स्टे हेल्दी। आई सी यू नेक्स्ट टाइम।